हेलो एवरीवन। आज हम वाइगॉट्स्की के ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेव वाइगॉट्स्की, और ये बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी हम चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज़ पढ़ते हैं, और सोशल लर्निंग से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं इनकी बहुत फेमस है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड लर्निंग की बात करते हैं तो जिस तरह पियाजे के बिना हम कोई भी थ्योरी कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, वैसे ही उतने ही इम्पॉर्टेंट है वाइगॉट्स्की। बेशक इनका काम थोड़े कम टाइम के लिए था, बट यंग एज में भी इन्होंने काफ़ी सारा ऐसा काम किया था जो आज के टाइम पे भी हमें बहुत चीज़ें जिससे सीखने को मिलती हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये सब चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि अगर हो सकता अगर ये और ज़्यादा लंबे समय तक जीते तो शायद ये और अच्छी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करते इस फील्ड में, बट जितना ये लोग ये कर पाए इतने टाइम पे, उतना ही हम लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखा के जाता है। तो लेट्स सी कि व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, और वो आज के टाइम पे हाउ इज़ इट हेल्पिंग अस इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ही वॉज एन सोवियत साइकोलॉजिस्ट, और इनका शुरू से ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत इनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क रहा था। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एजुकेशनल थ्योरीज जो इनकी तरफ से जितनी भी आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, दोज आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन आवर सिस्टम। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस में काफ़ी हेल्प मिलती है इनकी थ्योरी से। आज के टाइम पे जो भी चीज़ें हम लेते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं तो इट हेल्प अस अ लॉट। तो इनका अर्ली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में बोला है कि इनको ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने हमेशा सोशल और सोशलाइजेशन और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, और इनका इंटरेस्ट शुरू से ही इस प्रोसेस में, सोशल प्रोसेस में, सोशल साइंस में, सोशल ह्यूमैनिटीज़ में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहा है। और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ये बहुत इम्पोर्टेंस देते रहे हैं हम हमेशा से, कि जो हमारा कल्चर होता है या जो हमारे आसपास की सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, उसका जो हमारे ऊपर जो एक बहुत ही इमेंस इफ़ेक्ट पड़ता है, उस चीज़ के ऊपर शुरू से ही इनका जो है फोकस रहा था। और थ्योरीज़ में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि जितनी भी इन्होंने थ्योरीज़ बनाई हैं चाइल्ड लर्निंग से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं ये सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट की बात ज़रूर करते हैं। उसके बिना इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो सारी इनकम्प्लीट है, अगर वो चीज़ इनकी थ्योरी में ना ली जाए तो। इनकी जो मेन थ्योरीज़ हैं जो आप कहीं भी पढ़ोगे, आपको हमेशा कुछ ऐसी 2-3 थ्योरीज़ मिलेंगी जो इन्होंने दी थी। बेशक इनकी थ्योरीज़ कम है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल थ्योरीज़ हैं, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हुए हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि लर्निंग किस चीज़ से होती है। तो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी इनकी जो है, यहाँ पे इन्होंने किस बात में बारे में बात करी है कि जो सोशल इंट्रैक्शन होता है कल्चरल कंटेक्स्ट में, जिस कल्चर में हम रहते हैं और जिस कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है, उसके अंदर बच्चा जब सोशली इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों के साथ, और सोशल इंट्रैक्शन करता है थ्रू लैंग्वेज के थ्रू करता है, और खेलता है, कूदता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सोशलाइजेशन करता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सोशल इंट्रैक्शन इन द डेवलपमेंट। और इसी में इन्होंने लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करी है कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो चाइल्ड डेवलपमेंट साथ साथ उसके साथ होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लैंग्वेज के बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, तो लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और धीरे धीरे बच्चे अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस के अंदर रहते हुए, अपने कल्चर के अंदर रहते हुए जो लैंग्वेज बोलना सीखते हैं, उसी से उनको ये सारी चीज़ें आती हैं। ये इनकी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है। अब आप नाम से ध्यान दीजिए, देखो इन्होंने सोशियो और कल्चर का यूज़ किया है, मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस और उसके अंदर के कल्चर, जिस कल्चर के अंदर कोई सोशलाइजेशन करता है उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। दूसरा जो वर्ड आपके सामने बार बार आता है जब भी हम वाइगॉट्स्की की बात करते हैं, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD कहा जाता है। जब भी हम वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ते हैं, आप हर जगह देखोगे आपको ZPD पढ़ाया जाता है। तो ZPD का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ वाइगॉट्स्की थे जिन्होंने दिया था, और ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये कहते हैं कि एक गैप होता है लर्नर का, जो वो कर सकता है और जो वो सीख के करेगा उसके बीच में।
तो एक्चुअल जो जोन है, द थ्योरी प्रपोज दैट द जोन बिटवीन लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब एक्चुअली में बच्चा जो कर सकता है और उसके अंदर जो पोटेंशियल है आगे करने का, उसके बीच में गैप होता है। उस गैप को पूरा करने के लिए ही हमें उसको हेल्प करनी पड़ती है बच्चे को। तो वो जो लर्निंग है वो उस गैप को पूरा करने के लिए है, एंड दैट गैप इज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो उस गैप की बात कर रहे हैं कि सपोज एक बच्चा है, इतने लेवल तक का काम वो बच्चा अपने आप कर सकता है बिना किसी हेल्प की, लेकिन उसका पोटेंशियल है इस लेवल पे जाने का। तो इस लेवल से इस लेवल पे यहाँ पहुँचने के लिए उसको जो हेल्प चाहिए होगी, उसको इन्होंने बोला वो हेल्प बहुत ज़रूरी होती है किसी की तरफ से बच्चे को, टू रीच दैट लेवल जो उसका पोटेंशियल है। और ये जो गैप है यहाँ से यहाँ के बीच का, इस गैप को इन्होंने बोला है दिस इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि अगर हम यहाँ पे किसी नॉलेजेबल एडल्ट के थ्रू, या कोई नॉलेजेबल दोस्त है, कोई उसका फ्रेंड है, कोई बड़ा भाई बहन है, कोई भी ऐसा है जो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है और उस बच्चे को हेल्प करता है, तो वो बच्चा अपने इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच सकता है। वो इस जोन को क्रॉस करके अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। तो ये यहाँ पे ये बात करते हैं ZPD में। तो की कॉन्सेप्ट्स जो इनकी थ्योरी के बार बार आपके सामने जब आएंगे, तो उसमें एक तो सोशल इंटरेक्शन की बात बहुत ज़्यादा करी होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक फंडामेंटल उसका रोल है हमारी कॉग्निशन की डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो जितनी भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से होती है, जितनी भी हमारी लर्निंग है वो इंटरेक्शंस की वजह से होती है विद इन आर सोसाइटी एंड कल्चर, अपने सोसाइटी और कल्चर के अंदर रहते हुए। तो सोसाइटी का और कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में, लैंग्वेज। लैंग्वेज का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। लैंग्वेज की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और ये प्राइमरी टूल की तरह लिया हुआ है जो सोशल लर्निंग में हेल्प करता है। सोशल लर्निंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। लेकिन किसकी वजह से होती है? सोशल लर्निंग की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। फिर ZPD का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने आपको बताया, एक जोन होता है जिसको हमने गैप को क्रॉस करना होता है, जो ऑलरेडी हमें आता है और जो हमने सीखना है, उसके बीच के गैप को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और उस जोन को क्रॉस करने के लिए हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो जो गाइडेंस देने वाला पर्सन होता है वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी वो हमें गाइड कर पाएगा। अगर उसको भी नॉलेज नहीं होगी तो वो हमें गाइड नहीं कर पाएगा। मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं उस पर्सन को जो हमें गाइड करता है इस जोन को रीच करने के लिए, उस गैप को क्रॉस करने के लिए जो हमें हेल्प करता है, उसे बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। और वो मोर नॉलेजेबल इज़ एनीवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसको हमसे ज़्यादा आता है। वो कोई भी टीचर या कोई पेरेंट या कोई दोस्त हो सकता है, कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं पता है कहीं जाने का, ठीक है, आप किसी से हेल्प लेते हो, पूछते हो, उस स्ट्रेंजर की हेल्प से आप अपने उस जगह पे पहुंच जाते हो जहां आपका टारगेट था। तो वो उस गैप को क्रॉस करने के लिए आपको एक स्ट्रेंजर ने हेल्प करी है, तो वो एक स्ट्रेंजर भी मोर नॉलेजेबल अदर में आ सकता है, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है। तो अब इसमें क्या है, गाइडेड लर्निंग होती है। ZPD में क्या होता है, गाइडेड लर्निंग होती है, मतलब गाइडेंस दी जाती है। कौन गाइडेंस देता है? मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स और नॉलेज के लिए। तो गाइडेड लर्निंग करी जाती है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना लर्नर को अपने उस जोन को अचीव करने के लिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सपोर्ट देना। ग्रेजुअली फेडिंग, अब ये जो वर्ड है यहाँ पे इस पे ध्यान दो, एज देयर कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस ग्रो। पर ये जो स्कैफोल्डिंग है ये तब तक ही करी जाती है जब तक वो खुद से नहीं वो काम कर लेता। जैसे बच्चा है, उसको लिखना आता है पेंसिल से, हाथ से, छोटे बच्चे लिखना सीखते हैं तो वो शुरू में लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, वो लिखना सीख जाते हैं। फिर उनको प्रॉपर अल्फ़ाबेट बनाने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। ये गाइडेंस आप तब तक ही दो जब तक वो खुद से लिखना ना सीख जाए। कहने का मतलब है ये टेम्परेरी है, आप हमेशा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक प्रोवाइड करोगे जब तक वो बच्चा खुद कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता। धीरे धीरे ये स्कैफोल्डिंग फेड हो जाती है, मतलब हम जो मोर नॉलेजेबल अदर है उसको धीरे धीरे पीछे हो जाना चाहिए। जब वो खुद से करने लग जाए तो उसको अपनी सपोर्ट पीछे ग्रेजुअली स्लोली हटा देनी चाहिए, ताकि बच्चा खुद से
ऑटोनोमस हो जाए, खुद से अपना काम कर सके। तो टेम्परेरीली हम जो हेल्प करते हैं दैट इज स्कैफोल्डिंग। अब इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो डेवलपमेंटल रेडीनेस हो, बिफोर ZPD कैन बी आइडेंटिफाइड वन मस्ट अंडरस्टैंड लर्नर्स करंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल टू एक्वायर न्यू स्किल। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा गैप है उसको सीखने का। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा लिखना भी नहीं सीखा, पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखा और आप उसको अल्फ़ाबेट लिखना सिखा रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ही शुड बी रेडी। उसका गैप कितना बड़ा है, वो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का गैप है वो कितना बड़ा है, कितना अचीव कर सकता है वो। आप उसको इतना नहीं खींच सकते कि वो अपने लेवल से भी ज़्यादा सीख जाए। तो देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी और सम अमाउंट ऑफ रेडीनेस इन द चाइल्ड, और पोटेंशियल होना चाहिए कि वो कितना सीख सकता है आगे और आपकी हेल्प से वो कितना और सीख जाएगा। ओके, तो कुछ तो रेडी वो खुद भी होना चाहिए, दैट इज़ वन इज थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली स्कैफोल्डिंग होता है जो MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो सपोर्ट होती है। एंड थर्ड ग्रेजुअल इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम धीरे धीरे उस सपोर्ट को हटा लेते हैं और ग्रेजुअली स्कैफोल्डिंग को रिमूव कर दिया जाता है, अलाउइंग द लर्नर टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली। तो धीरे धीरे वो लर्नर अपने आप इंडिपेंडेंटली वो टास्क करने लगता है। एंड इंटरनलाइज द न्यू नॉलेज, इंटरनलाइज मतलब वो अपने अंदर उस चीज़ को बहुत अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है कि उसको दोबारा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ इंटरनलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। MKO का रोल क्या है मोर नॉलेजेबल अदर का, कि वो एक गाइड की तरह काम करता है, रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, असिस्टेंस की तरह काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है, फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए। टाइप ऑफ MKO मतलब कौन हो सकते हैं, कोई टीचर, कोई एडल्ट, कोई दोस्त हो सकता है, पीयर हो सकता है। मैंने जैसे बोला कोई भी ऐसा जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, और वो कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है। एंड देन डायनामिक नेचर का मीन्स MKO का जो रोल है वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे लर्नर का स्किल इम्प्रूव होता है, जो सपोर्ट है उसकी वो भी इवॉल्व होती रहती है। कैसे, जैसे पहले हम लिखना सिखाते हैं बच्चों को, फिर जब वो और बड़े होते हैं तो लर्निंग का लेवल धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वी आर टीचिंग द सेम थिंग, हम भी इवॉल्व होते हैं, टीचर ऑल्सो इवॉल्व, टीचिंग मेथड ऑल्सो इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द लर्नर। जैसे जैसे लर्नर इवॉल्व हो रहा है टीचिंग और सपोर्ट भी इवॉल्व होती है, दैट इज इट। देन रोल ऑफ प्राइवेट स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइगॉट्स्की का। यहाँ पे ये लैंग्वेज की जो फोकस कर रहे हैं कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बच्चे शुरू में बोलना सीखते हैं उसको प्राइवेट स्पीच बोला है। ऑफन सीन इन चिल्ड्रन एट सेल्फ डायरेक्टेड टॉक, सेल्फ डायरेक्टेड मतलब अपने मन ही मन में बच्चे धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, बिकॉज वो अपने आप को ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मुझे क्या करना है। जैसे बच्चे खेलते खेलते अपने आप से ही बात करते हैं, दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड टॉक। इट सर्व्स एज अ क्रूशियल ब्रिज बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल थॉट प्रोसेस, मतलब जो बच्चे अपने माइंड में सोच रहे हैं और वो एक्सटर्नली जो कर रहे हैं उसके बीच का एक ब्रिज है जिसको वो बोल बोल के कवर करते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं अभी अपने टॉय से खेलूँगा, तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ लर्निंग टू प्ले विद द टॉय, बट वो बोल बोल के उस चीज़ को अपने आप को गाइड कर रहा है। तो अपने आप को खुद ही गाइड करने का एक तरीका है बच्चों का, जब वो प्राइवेटली अपने मन में कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, साथ साथ वो खेल भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, और इसी को फिर वो इनर स्पीच के नाम से भी बोलते हैं। As the development progress, Vygotsky believed that private speech is to internalize become inner speech। तो जैसे बच्चे, आपने बचपन में देखा है ना कि बच्चे बोल बोल के खेलते हैं, वो कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बोल बोल के करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो धीरे धीरे वो चीज़ हम अब बड़े होते होते सीख जाते हैं कि हमें सबके सामने नहीं बोलना, अपने मन में बोलना है। वो जो प्राइवेट स्पीच होती है अपने आप से बोल रहा है, वो धीरे धीरे इनर स्पीच बन जाती है। इनर स्पीच मीन्स हम अपने मन में बोलने लगते हैं, वो फिर किसी और को नहीं सुनाई देती। तो अब हम बड़े होने के बाद भी तो ऐसा करते हैं, कई बार अपने माइंड में हम सोच सोच के कुछ काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इनर स्पीच। तो वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि पहले वो प्राइवेट स्पीच होती है जो वो अपने आप को गाइड करने के लिए बोलता है, वो दूसरों को भी सुनाई दे सकती है, बट वो बेसिकली बोल अपने आप को ही रहा होता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड टॉक होता है। वो किस लिए होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय लर्नर टू गाइड देयर एक्शन एंड थॉट। वो अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए बच्चे बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं, अपने थॉट्स को गाइड करने के लिए, अपने सेल्फ को रेगुलेट करने के लिए बोल बोल के करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है, बच्चे बड़े होते हैं, तो वो जो प्राइवेट स्पीच है वो इनर स्पीच बन जाती है।
वो इंटरनलाइज हो जाती है। इंटरनलाइज मतलब जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चेंज हो जाती है, फिर हम अपने मन में वो चीज़ें बोलने लगते हैं जो हमने करना है, हम किसी और को नहीं सुनाते। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि लैंग्वेज हमें कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। पहले वो प्राइवेट स्पीच की तरह बोला जाता है, फिर वो इनर स्पीच में चेंज हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइगोट्स्की का। स्पीच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड स्पीच इज़ अ टूल विच हेल्प्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और वो गाइड, अपने आप को ही गाइड करने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं। प्राइवेट मतलब जब वो बोल बोल के कर रहे हैं, और इनर मतलब जब वो बिल्कुल अंदर अपने मन में बोलना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ इनर स्पीच। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, वाइगोट्स्की और पियाजे को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं कि बच्चे जब लर्न करते हैं तो देन दे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। जब भी चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड लर्निंग की बात होती है तो पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों ही कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, इस चीज़ की बात करते हैं कि जब बच्चे अपने वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी दुनिया को समझते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को, देन दे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। फ़र्क ये है कि पियाजे अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं और गाइडेंस के बारे में नहीं कुछ बोलते, और वाइगोट्स्की यहाँ पे गाइडेंस की भी बात करते हैं कि बिना गाइडेंस के नहीं हो सकता। तो दे आर कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, या उनकी थ्योरीज को हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप पियाजे का देखोगे तो उनके उसमें सोशल वर्ड नहीं आएगा। जब भी सोशल वर्ड आएगा उसमें वाइगोट्स्की आएगा। पियाजे के साथ सोशल वर्ड कभी भी लिंक नहीं करेंगे हम। पियाजे के केस में हम बोलते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे के केस में सोशल की जगह कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाएगा। और अगर वाइगोट्स्की की बात हो रही है तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आ जाएगा। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों में। पियाजे इज़ नॉट विद द सोशल वर्ड को बिल्कुल भी पियाजे वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, सोशल इंट्रैक्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए पियाजे के केस में हम बोलते हैं ही इज़ अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ओके। एंड जब हम वाइगोट्स्की की बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो पियाजे की थ्योरी को हम बोलेंगे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और वाइगोट्स्की की थ्योरी को हम बोलेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल क्यों? क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात होती है। जैसे कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि कोई टीचर अगर वाइगोट्स्की की थ्योरी पे बिलीव करती है तो वो किस तरह की लर्निंग करवाएगी क्लास में। उसका आंसर हमने चूज़ किया था कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्यों करवाएगी? क्योंकि वाइगोट्स्की क्या ही रहे हैं कि ग्रुप के अंदर काम करो, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करो, सोशल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना ज़रूरी है, इंट्रैक्शन करना ज़रूरी है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग वही होती है ना जब टीम वर्क कराया जाता है, ग्रुप वर्क कराया जाता है। दूसरा हो गया कल्चरल टूल्स एंड सिंबल्स। कल्चरल टूल में हमारा सबसे बड़ा टूल तो लैंग्वेज ही है जो वो बोलते हैं। उसके अलावा साइन, सिंबल्स, आर्टिफैक्ट्स, जो भी हमारे सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट में जो भी चीज़ें आती हैं जो हमें सोशलाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग द लैंग्वेज पार्ट, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो ही हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो दीज टू आर द मेन कीवर्ड्स इन द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। देन वाइगोट्स्कीज इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे क्या इन्फ्लुएंस रहा है इनका, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या रही हैं कि वाइगोट्स्की के वर्क से इंस्पायर होकर हमारी जो लर्निंग है वो बहुत डायनामिक और इंट्रैक्टिव हो गई है। पहले क्या होता था कि सिर्फ टीचर बोलेगी और बच्चे सुनेंगे, बट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ गिवन बाय वाइगोट्स्की इस चीज़ को फोकस में लाया गया कि बच्चों से इंटरेक्ट करो, खाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं वो, उनको बोलने का भी मौका दो। जब वो बोलेंगे, लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी वो सीखेंगे। इसीलिए इंटरेक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फोकस में आया और क्लास में इंट्रैक्शन को फोकस एम्फेसिस दिया गया कि इंट्रैक्शन करना चाहिए, टूल्स आपके इंट्रैक्टिव होने चाहिए, इंट्रैक्टिव मीडिया होना चाहिए, ये सब चीज़ें। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ को फोकस करो, पीयर टीचिंग को इम्पोर्टेंस दो, आपस में बच्चे सीखेंगे, बात करेंगे, पीयर टीचिंग को, कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो इसीलिए आप देखोगे कि पहले जो एक सिर्फ लेक्चर मेथड हुआ करता था क्लासरूम में, वो चेंज होते होते धीरे धीरे टीम वर्क में बदल गया, ग्रुप वर्क में बदल गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग में बदल गया, पीयर लर्निंग में बदल गया, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ हमें यहाँ से मिले कि बिना इंट्रैक्शन के लर्निंग नहीं हो सकती।
देन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज में क्या चेंज आया कि बिकॉज ऑफ दी थ्योरीज इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट होने लगी, जहाँ पे स्टूडेंट को एंगेज करना ज़रूरी समझा गया। जैसे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व करो, उनको प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाए। एक फ्लिप टीचिंग मेथड होता है जिसमें बच्चे खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट करना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करना कि कैसे बच्चे अपने आप लर्न कर रहे हैं, उनको रिसर्च करने के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड्स का यूज़ करा गया कि बच्चों को रिसर्च करने के लिए दो। तो ये सारी जो एडवांसमेंट्स या जो इम्प्रूवमेंट हुई है एजुकेशन सिस्टम में, कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज़ हैं दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी वाइगॉट्स्कीज थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इन एजुकेशन में अगेन अगर हम इसको पॉइंट्स में जॉट डाउन करें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इंक्लूड हुई, जहाँ पे बच्चे मिलजुल के काम करेंगे। स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे टीचर्स सपोर्ट करेगी बच्चों को। ग्रेजुअली क्या होगा, स्टार्टिंग में हेल्प करेगी, धीरे धीरे बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ देगी अपने आप करने के लिए। तो स्कैफोल्डेड लर्निंग का यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन हुआ। फिर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, कि काफ़ी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो। सिर्फ सुनने के खाली टीचर बोले बच्चे सुने ऐसा नहीं हो, देयर शुड बी एन इंटरेक्शन। और इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट टू डेवलप हायर कॉग्निटिव फंक्शन। तो लैंग्वेज को एज अ टूल एक इम्पॉर्टेंस मिली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करा जाए। स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शंस में क्या हुआ, ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे शिफ्ट करनी है, पहले उनको सपोर्ट करना है, फिर बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी है। पेयर असिस्टेंट लर्निंग करनी है, जहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बना के, ग्रुप बना के सीखें। उनको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट दो, जहाँ पे वो कोलैबोरेट करें, क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करा जाए। अब इसके बाद इतनी सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी सारी नेगेटिव इसमें हमें क्रिटिसिजम्स भी मिले। क्रिटिसिजम्स ये थे उनके कि पहले तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी थी। कह रहे थे कि इनकी थ्योरी में ना साइंटिफिकली कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि इन्होंने कौन से हायर ऑर्डर स्किल्स डेवलप होने की बात करी है, कैसे डेवलप होंगे, किस तरह की इंट्रैक्शन होगी बच्चों में, कौन से मेथड यूज़ करेंगे तो उससे कौन से स्किल्स डेवलप होंगे, एक साइंटिफिक तरीके से नहीं है। और इसका रीज़न ये दिया जाता है बिकॉज वो बहुत अपनी अर्ली एज में वो बीमार हो गए थे एंड ही पास्ड आउट। तो हो सकता है कि शायद इस वजह से वो उसको और ज़्यादा विद एविडेंस नहीं दे पाए थ्योरी को। अगर वो होते शायद तो वो और ज़्यादा इस पर रिसर्च करते। तो जो भी रीज़न था, बट ये क्रिटिसिज्म कहा जाता है। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन सोशल कंटेक्स्ट, के सोशल कंटेक्स्ट को कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्फेसाइज कर दिया इन्होंने। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस की तो कोई बात नहीं करी इन्होंने कि क्या, अच्छा ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस किया, लेकिन क्या किस पे बात नहीं करी, हेरिडिटी पे बात नहीं करी। जैसे वो डिबेट होती है ना हमारी, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे वाइगॉट्स्की सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करते रहे। बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेच्योरिटी या हेरिडिटी की तो कोई बात ही नहीं करी, क्या उससे कोई लर्निंग नहीं होती है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट एविडेंस। जैसे मैंने बोला कि एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, सिर्फ थ्योरीज बनाई गई थी, उनको टेस्ट नहीं कर पाए, प्रैक्टिकल सेटिंग्स में कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है जैसे कि हर साइंटिफिक थ्योरी में होना चाहिए। फिर क्रिटिक ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी मीन्स थ्योरीज आर कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस। मतलब इन थ्योरीज को अगर हम इन प्रैक्टिस सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट में एक्चुअली में प्रैक्टिस करें तो ये थोड़ी चैलेंजिंग है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं। इनकी कोई ऑपरेशनल स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशनल डेफिनेशंस या प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जनरल थ्योरीज हैं ये सिर्फ। और ये भी कहते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ नहीं किया गया है। तो जैसे पियाजे की थ्योरी में भी इस तरह के कुछ क्रिटिसिजम्स थे कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इसी तरीके से वाइगॉट्स्की की थ्योरी में भी ये सारे क्रिटिसिजम्स आ जाते हैं। फिर कल्चरल वेरिएबिलिटी को इन्होंने कहा उसमें नहीं लिया अपनी थ्योरी में कि कल्चर का कितना वेरिएशन होता है, क्या ये थ्योरी डाइवर्स कल्चर पे भी अप्लाई हो सकती है, क्या ये सिर्फ इन्होंने जैसे अपने कल्चर को अपने कल्चरल कंटेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन करके बच्चों की ये थ्योरी बनाई थी। अगर हम दूसरे कल्चर में जाते हैं या बहुत ही ऐसे डाइवर्स कल्चर हैं जहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट है, तो क्या ये थ्योरीज वहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगी, वहाँ पे भी इस तरह बच्चे सीख जाएंगे? तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं जब हम बहुत अलग अलग कल्चर्स की बात करते हैं। तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करी हुई है कि कल्चरल वेरिएबिलिटी जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म में ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर वाइगॉट्स्की और पियाजे की थ्योरी को हम कंपेयर करें तो मैंने जैसे आपको बताया
कि वाइगॉट्स्की ने कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को फोकस किया हुआ है और पियाजे ने क्या किया हुआ है, इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कि वो बच्चा अकेला अपने आप सीख जाएगा, उसको खाली एक एनवायरनमेंट दे दो और उसको वहाँ छोड़ दो, वो अपने आप डेवलप होगा, सीखेगा, उसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंडिविजुअली भी वो कॉग्निटिवली डेवलप हो जाएगा, पियाजे बोलते हैं। लैंग्वेज के केस में वाइगॉट्स्की ने बोला लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जबकि पियाजे क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन। पियाजे उल्टा कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी तो लैंग्वेज तो अपने आप ही आ जाएगी, और वाइगॉट्स्की कह रहे हैं लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेज इज अ टूल, बट पियाजे इज सेइंग लैंग्वेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैचुरेशन, कि बच्चा मैच्योर होगा तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, तो इट इज ऑपोजिट। लर्निंग लीडिंग टू डेवलपमेंट, वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि लर्निंग से ही धीरे धीरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, जब वो सीखेगा तो कॉग्निटिवली डेवलप होगा, वेयरएज पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। ये भी यहाँ उल्टा है, वाइगॉट्स्की कह रहे हैं कि पहले लर्निंग होगी फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, पियाजे कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी तो लर्निंग उसके साथ उसके बाद होगी, तो डेवलप होगा तब वो सीखेगा, मतलब पहले बच्चा मैच्योर होगा तब वो धीरे धीरे लर्न करेगा। दोनों की थ्योरीज यहाँ पे भी अपोजिट हो जाती हैं। एंड देन वी हैव द लेगेसी एंड इम्पैक्ट, कि अब आज के टाइम पे भी वाइगॉट्स्की के जो थ्योरीज हैं उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वो हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जितनी भी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनमें इन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा अभी भी इनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर काम हो रहा है, साइकोलॉजी में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, इन सारे फील्ड्स में ये थ्योरीज बहुत काम आ रही हैं और इनके ऊपर काम चल रहा है, और इनका जो इन्फ्लुएंस है इन द साइकोलॉजिकल फील्ड वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है हर जनरेशन में, और ये आगे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अगर आपने थोड़ा भी उसको पढ़ा हो तो उसमें भी आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे जब आप उसको पढ़ोगे, कि किस तरह टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में कोलैबोरेशन और लैंग्वेज की जो बात करी हुई है, जैसे आपने सुना भी होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो वो जो चीज़ें हैं अभी भी आज के टाइम पे भी ये आइडियाज़ लिए जा रहे हैं वाइगॉट्स्की की और पियाजे की थ्योरीज से। और कंटिन्यूड रेलेवेंस क्या है, कि जैसे आज के टाइम पे बोल रहे हैं कि एजुकेटर, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर, जैसे अभी मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर रही थी, वो एक एग्जांपल है इसका, कि इन टुडेज टाइम आल्सो वी आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दी थ्योरीज ऑफ पियाजे एंड वाइगॉट्स्की। तो इस तरीके से ये थ्योरीज जो थी सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, एंड वी हैव फिनिश्ड विद वाइगॉट्स्की ऑल्सो, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट फॉर योर एग्जाम। आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पियाजे के भी किए थे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। थैंक्स फॉर